नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देखने जा रहे हैं सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। 2021 के राज्याभिषेक का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से उतर गईं। एक तरफ राहुल गांधी पहले से ही मिशन तमिलनाडु पर हैं, तो वहीं आज तमिलनाडु में अमित शाह भी हुंकार भरने वाले हैं। यूपी में 2022 में चुनाव होना है, इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी महापंचायत के जरिए ताल ठोक रही है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन यूपी की तैयारी के लिए वाराणसी दौरे पर हैं। तेज होती चुनावी हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें सबसे पहले टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट में। पुडुचेरी और तमिलनाडु चुनाव के ऐलान के बाद एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह दोनों राज्यों के दौरे पर हैं। पुडुचेरी में आज अमित शाह नेताओं को चुनाव मंत्री के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं तमिलनाडु के जानकीपुरम में शाम 5 बजे जनसंपर्क रैली को भी संबोधित करेंगे। पुडुचेरी और तमिलनाडु में 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। मिशन तमिलनाडु में जुटे राहुल गांधी तेनकासी में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ दोपहर करीब 4 बजे छोटे व्यापारियों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। 234 विधानसभा सीट वाले तमिलनाडु में 6 अप्रैल को चुनाव है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। नड्डा यहां पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मेरठ में आज किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में केजरीवाल जहां कृषि कानून के खिलाफ केंद्र पर हमला बोलेंगे, तो वहीं योगी सरकार पर भी निशाना साधेंगे। असम चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस भी चुनाव प्रचार करने में जुट गई है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर असम जाने वाली हैं। प्रियंका का ये दौरा 1 मार्च से होगा। प्रियंका 2 मार्च को असम के तेजपुर में एक रैली को संबोधित करेंगी। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होने हैं। असम चुनाव की घोषणा के बाद सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। असम में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट गठबंधन ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बीपीएफ ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के बाद से ही बीजेपी और बीपीएफ के रिश्ते में खटास आ गई थी। गुजरात में आज नगर पालिका, जिला और तालुका पंचायत के लिए मतदान किया जा रहा है। गुजरात में 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात के पाटन में पंचायत चुनाव के दौरान अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां एक बूथ पर दूल्हा वोटिंग के लिए पहुंचा। इस शख्स की आज शादी होनी है, लिहाजा शादी के फेरे से पहले दूल्हे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों में आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। रोहिणी, शालीमार बाग, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एक वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है। उपचुनाव के नतीजे 3 मार्च को आएंगे। उपचुनाव को 2022 में दिल्ली में होने वाले तीनों नगर निगम चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और बंगाल में आज होगी किसकी रैली? किसने कहा टीएमसी और बीजेपी में है साठगांठ? ममता बनर्जी की टीम 12 में कौन कौन से चेहरे शामिल? पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 बंग युद्ध में। टीएमसी ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए टीम 12 बनाई है। ममता बनर्जी की खास टीम में रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अहम रोल होगा। इसके अलावा सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, सौगत राय भी टीम 12 का हिस्सा होंगे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीपीएम लीडर मोहम्मद सलीम ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच सीटों का बंटवारे का फैसला हो गया है। हालांकि सीट कौन सी होगी, फिलहाल उस पर बात चल रही है। मोहम्मद सलीम के मुताबिक नॉमिनेशन के वक्त नंबर का खुलासा किया जाएगा। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने ममता सरकार को गुंडों की सरकार कहा। मोहम्मद सलीम ने कहा कि अगर करप्शन पर कुछ बोला तो ममता के गुंडे उनका मर्डर कर देंगे। सलीम ने चिट फंड और कट मनी को लेकर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया। टीवी 9 भारतवर्ष पर सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने बीजेपी और टीएमसी में डील का दावा किया। सलीम ने कहा कि पिछले 5 साल में ममता बनर्जी और अमित शाह में साठगांठ हुई। सलीम ने कहा कि टीएमसी आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर आई है और ममता बनर्जी आरएसएस का कभी नाम नहीं ले सकती हैं। आज कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट की संयुक्त रैली है। दोपहर 1 बजे से ब्रिगेड परेड मैदान से रैली की शुरुआत होगी। अब इस रैली में एक वक्त ममता के करीबी रहे फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी शामिल हो सकते हैं। सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी इस गठबंधन में शामिल है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के लोखो सोनार बांग्ला कैंपेन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनके 7 वाहनों पर टीएमसी ने हमला किया। टीवी और लैपटॉप तोड़ दिए गए। बीजेपी डेलीगेशन की टीम ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की तैनाती की जा रही है। सीएपीएफ के जवान सिलीगुड़ी पहुंचे। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों की 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 8 चरणों में होने वाले चुनाव में मतदान 27 मार्च से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के 763 बूथ को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जबकि 827 बूथ संवेदनशील हैं। इस इलाके में कुल 3064 बूथ हैं। डीएम पूर्णेंदु कुमार माझी के मुताबिक पश्चिम वर्धमान में 22,31,749 वोटर हैं, जिनमें महिला वोटर्स की संख्या 10,74,732 है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी का आधार बिहार के बाहर भी बनाने में जुट गए हैं। असम दौरे में राज्य में होने वाले चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद तेजस्वी आज कोलकाता का दौरा कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद तेजस्वी ममता बनर्जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। आरजेडी बंगाल में टीएमसी के साथ चुनाव लड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में क्या कहा? अंतरिक्ष में आज भारत की एक और बड़ी उड़ान। अंबानी के घर के नजदीक मिले जिलेटिन मामले में बड़ा खुलासा क्या है? देश और राज्यों की बड़ी खबरें अब देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। इसरो ने श्रीहरिकोटा से इस साल के पहले मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। 10:24 पर भारतीय रॉकेट से पहली बार ब्राजील के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। PSLV C-51 के साथ एक साथ 19 सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजा गया, जो सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गए। पहली बार रॉकेट के फ्रंट पैनल पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। इसके साथ ही भगवद गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई है। हमें एक सामूहिक उपहार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किए जाने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि पानी बचाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। जल जीवन भी है और आस्था भी, इसलिए पानी का महत्व पारस से ज्यादा है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रखे जाने के मामले में टेलीग्राम पर एक संगठन जैश-उल हिंद ने जिम्मेदारी ली है। मैसेज में लिखा गया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मैसेज में अंबानी से पैसे की भी डिमांड की गई है। आतंकी संगठन जैश-उल हिंद ने दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के बाहर किए गए ब्लास्ट की भी जिम्मेदारी ली थी। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के पास ब्लास्ट और मुकेश अंबानी के घर के पास से मिली विस्फोट से भरी गाड़ी में कई समानताएं हैं। जिस तरह से इजरायल एम्बेसी के पास धमकी भरा लेटर मिला, ठीक उसी तरह से मिलती जुलती भाषा में अंबानी के घर के पास भी लेटर मिला है। दोनों में ही आतंकी संगठन जैश-उल हिंद ने घटना के बाद टेलीग्राम ऐप पर जानकारी दी। हरियाणा की सतरोल खाप पंचायत ने 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने का फरमान सुनाया है। हरियाणा की सतरोल खाप ने ये फैसला किसान आंदोलन के समर्थन में और देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में लिया है। सतरोल खाप पंचायत ने ये भी कहा कि पेट्रोल के हिसाब से दूध का रेट तय किया जाएगा। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में चैन स्नैचिंग और हत्या का सनसनीखेज मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। 2 साल के मासूम को गोद में लिए पैदल जा रही महिला से चोरों ने चेन खींचने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर चोरों ने चाकू से वार कर दिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अहमदाबाद से एक महिला की सुसाइड करने का सनसनीखेज लाइव वीडियो सामने आया है। आयशा नाम की महिला ने पहले मोबाइल पर अपने माँ बाप के लिए भावुक वीडियो बनाया और फिर नदी में कूदकर जान दे दी। परिवार और पति के बीच चल रही कोर्ट की लड़ाई से महिला बेहद परेशान थी। तेलंगाना में हत्या का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मुर्गे को मालिक की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मुर्गे की लड़ाई के खेल में मालिक पर ही मुर्गे ने हमला कर दिया, जिससे टी सतीश नाम के एक शख्स की जान चली गई। हत्या के आरोप में मुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। भोपाल में एक अवैध बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को विस्फोट के जरिए एक ही बार में गिरा दिया। नियम को ताक पर रखकर बिल्डर ने इस 3 मंजिला बिल्डिंग को बनाया था, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरा दिया। और चीन के सामने पाकिस्तान क्यों रो रहा है? अपनी कंगाली का रोना। नेपाल से कैसे हुई आतंकी संगठन अलकायदा की बड़ी साजिश डिकोड? संयुक्त राष्ट्र ने चीन की नीति और नीयत पर क्यों उठाए सवाल? चालबाज चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें न्यूज टॉप 9। दुश्मन चीन पाक में। पाकिस्तान में चीन के पावर प्लांट वहां के लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने चीन से कहा कि वो अपने पावर प्लांट के जरिए हो रहे प्रॉफिट मार्जिन को कम करे। यहां तक कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी चीन से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। भारत के खिलाफ नई साजिश करने में लगी पाकिस्तानी सेना और पीएम इमरान खान के पास अपने मुल्क की कंगाली दूर करने के लिए कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर पाकिस्तानी पर 2 लाख का कर्ज हो गया है। पाकिस्तान ने पिछले साल जुलाई से जनवरी के बीच $6.7 बिलियन का कर्ज विदेशी बैंकों से लिया था। पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने पर शनिवार को भारत की वायुसेना ने स्ट्राइक प्रैक्टिस कर आसमान में फिर दिखाया दम। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले वीर जवान ऑपरेशन में शामिल हुए। इस दौरान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते के बाद बॉर्डर से लगे गांवों में खुशी का माहौल है। उरी सेक्टर के बारामूला के लोगों का कहना है कि सीज फायर समझौते से उन्हें राहत मिली है। दोनों तरफ से गोलीबारी से उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती थी। राजौरी के लोगों ने भी कहा कि गोलीबारी से उनका काफी नुकसान होता था। नेपाल की सरजमी का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश पाकिस्तान पहले से करता रहा है। अब आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े तुर्की का आतंकी ग्रुप इस्लामी संघ नेपाल के साथ सांठगांठ कर नेपाल में अपनी जड़ें जमाने में लगा है। भारतीय खुफिया एजेंसी की इन दोनों संगठनों की गतिविधियों पर नजर है। अमेरिका लगातार चीन की घेरेबंदी में जुटा हुआ है। प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटरों के एक समूह ने चीन के नागरिकों को दिए जाने वाले 10 साल के मल्टी एंट्री वीजा को खत्म करने की वकालत की है। वीजा सिक्योरिटी एक्ट नाम से बनाए गए कानून के जरिए चीनी नागरिकों को दिए जाने वाले B1 B2 वीजा लेने से रोका जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की मुखिया मिशेल बैचलेट ने चीन को एक बार फिर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर घेरा है। UNHR की प्रमुख बैचलेट ने कहा कि चीन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार पर भी पाबंदी लगा रहा है। चीन पहले से ही उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर सवालों के घेरे में है। अपनी विस्तारवादी नीति और चालबाजी को अंजाम देने के लिए चीन लगातार अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। इस साल भी चीन अपने रक्षा बजट में इजाफा करने वाला है। कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के बावजूद चीन रक्षा बजट बढ़ा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले साल चीन का बजट घाटा 3.6% रहा था। विस्तारवादी चीन की नजर अब चांद पर अतिक्रमण की है। चीन अब अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आगे निकलने की होड़ में है। चीन ने मिशन चैंग की मंगल से आए सैंपल्स की तस्वीरों को जारी करते वक्त अपने इरादे जाहिर किए हैं। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार से बढ़ गई टेंशन, महाराष्ट्र से केरल तक मचा हड़कंप। इन सब के बीच प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? कोरोना से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना रिटर्न्स में। देश में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,752 नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 113 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते मामले से एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,64,511 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से लगातार 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मिलने के बाद अब राज्य में 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमरावती और अचलपुर में 8 मार्च तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। यवतमाल में 40 घंटे का पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,600 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 51 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद महाराष्ट्र के वाशिम में कल शाम 5 बजे से 38 घंटे का संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया। सोमवार सुबह जिले में कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि जरूरी सामान के लिए लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। वाशिम में एक ही हॉस्टल में 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे। महाराष्ट्र में परभड़ी जिले में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने विदर्भ के 11 जिलों से परभड़ी में आने जाने वाली गाड़ियों पर 7 मार्च तक के लिए रोक लगा दिया है। जिन जिलों से परभड़ी जाने पर रोक लगाई गई है उनमें नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, यवतमाल, अकोला, अमरावती और वर्धा शामिल हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 67 आयरियो विक्ट्री सोसाइटी के 4 टावर्स में 20 से ज्यादा कोरोना के मामले आने से हड़कंप मच गया है। एक साथ इतने मामले आने के बाद प्रशासन ने अपार्टमेंट के कई फ्लोर को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। प्रशासन ने मास टेस्टिंग के जरिए 500 लोगों का टेस्ट किया, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपए तक की गई है, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। वैक्सीनेशन 1 मार्च से शुरू होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर कोरोना टेस्ट बढ़ाने की हिदायत दी है। शुरुआती दौर में कई देशों में कोरोना के मामूली लक्षण वालों का टेस्ट नहीं कराया गया, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने में तेजी आई। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ही कोरोना पर कंट्रोल का उपाय है। कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर ब्राजील में हालात बिगड़ने लगे हैं। ब्रासीलिया में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं कुछ शहरों में रात का कर्फ्यू भी लगाया गया। वहीं न्यूजीलैंड में संक्रमण के 2 मामले मिलने के बाद ऑकलैंड में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिना दर्शकों के भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज को आयोजित करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में वनडे सीरीज आयोजित करने की इजाजत दे दी है, लेकिन वनडे मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शक नहीं मौजूद होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।